Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। एमपी चुनाव में अभी समय है, 7-8 महीने हैं, 7 महीना है, अभी जुलाई ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की चुनाव पर आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। और आज एक तरह से चुनाव का इंट्रोडक्शंस, चुनावी चर्चा का इंट्रोडक्शंस है उत्तर प्रदेश का। इसमें कुछ परिचय और कुछ आवश्यक बात करते हुए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि वर्तमान में जो 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उस विस्तार के बाद जो यह मैसेज दिया गया कि आज़ादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी को स्थान दिया गया है, और यह जोर देकर यह मैसेज देना कि आज़ादी के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी को मंत्री बनाया गया है। मैं समझता हूँ यह मैसेज देने के पीछे उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की चुनाव को प्रभावित करना। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में लाख प्रयास लोग कर लें कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव हो, लेकिन कहीं न कहीं जातीय भावना है। और जब जातीय भावना है तो जातीय राजनीतिक का जो कंसेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग का, उस पर भी चर्चा कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। भले चुनाव का परिणाम जो आए, लेकिन चुनाव के पूर्व जातीय राजनीतिक की बात करते हैं और चुनाव में प्रवेश और चुनाव में भागीदारी में सोशल इंजीनियरिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल काफ़ी होता है। इसलिए हम आज सोशल इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व हो रहा है, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें उत्तर प्रदेश की भी भूमिका है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव को भी कुछ न कुछ प्रभावित करेगा, और बीजेपी अपने उम्मीदवार को निष्कंटक जिताने में के लिए सोचना पड़ सकता है, या विभिन्न दलों से सहयोग की बात हो सकती है। इस दृष्टि से भी आगामी जो राष्ट्रपति के चुनाव के पूर्व जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों की राजनीतिक का महत्व है। और चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है, अतः वहाँ की राजनीतिक जो चुनावी राजनीतिक है वह राष्ट्रपति के भी चुनाव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पर चर्चा करने के पूर्व हम यह जान लें कि उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा परिचय जान लेना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख था, और एक अनुमान के अनुसार उसके जो बढ़ोतरी का दर है उस हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या
लगभग 23 करोड़ होगा, जो भारत के सभी राज्यों से अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 1,07,330 गांव हैं और सभी गांव में पंचायती राज व्यवस्था के तहत अभी जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो राजनीतिक परिदृश्य है उभरा है, वह कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करेगा। इसलिए हम जान लें कि पंचायती राज व्यवस्था के बाद, चुनाव के बाद यह असेंबली का चुनाव हो रहा है और जो 1,07,330 गांव है, इस गांव की जो राजनीतिक होगी वह भी कहीं न कहीं असेंबली चुनाव की राजनीतिक को कुछ न कुछ प्रभावित करेगा। फिर उसके बाद गांव की बात देखते हैं तो जो सरकार के काम काज का जो प्रकटीकरण होता है, जो क्षेत्र में, गांव में जो डेवलपमेंट का कार्य चलता है और इसके लिए जो प्रशासनिक इकाई है, प्रखंड, वह उत्तर प्रदेश 815 प्रखंडों में बटा हुआ है। यह जो 1,07,330 गांव है, यह 815 प्रखंड में बटा हुआ है और ये 815 प्रखंड में हमारे पदाधिकारी हैं जो विकास का कार्य करते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिला पदाधिकारी है, 75 जिला परिषद इकाई है, जिसका हाल ही में चुनाव हुआ है। फिर इतना ही नहीं, 18 डिवीजन कमिश्नरी में बटा हुआ है यह। और इसका परिचय देने के पीछे उद्देश्य है कि एक कंसेप्ट है राजनीतिक में, फील गुड, या कहा जाए गुदगुदाहट, भीतर से अपनत्व का फीलिंग। पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव के जो मुखिया हैं उनके साथ अपनत्व का फीलिंग, ब्लॉक के जो प्रमुख हैं उनके साथ अपनत्व का फीलिंग, और जो डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके साथ मतदाताओं का जो अपनत्व का फीलिंग है, वह चुनाव को प्रभावित करता है। और सोशल इंजीनियरिंग में एक तरफ प्रखंड, पंचायत, प्रखंड और जिला के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो निर्वाचित संख्या है, वह चुनाव को प्रभावित करने के साथ ही साथ जो प्रखंड में पदाधिकारी पदस्थापित हैं, जिला में जिलाधिकारी पदस्थापित हैं, वह किस वर्ग से आते हैं, मैंने पोस्टिंग पॉलिटिक्स भी थोड़ा बहुत चुनाव को प्रभावित करता है और लोगों को फील गुड कराने में कि हमारे वर्ग के पदाधिकारी हैं, उनके साथ हमारी सोशल आत्मीयता है, इस बात का प्रभाव चुनाव के हल्का फुल्का प्रभाव देता है। इसलिए रेफरेंस के रूप में हम जान लें कि वर्तमान योगी सरकार का जो पोस्टिंग पॉलिटिक्स है, जो दक्ष और योग्य पदाधिकारियों का पदस्थापन की जो प्रक्रिया है, उसमें सामाजिक अपनत्व का जो फील गुड है वह कैसा है, यह भी कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित करेगा। और आगामी जो 6 महीना समय अभी बचा हुआ है, इस 6 महीने में जो पदाधिकारियों का पोस्टिंग होगा और उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, वह भी चुनाव को प्रभावित करेगा। इसलिए रेफरेंस के रूप में हम इसका परिचय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 80 MP लोकसभा में जाते हैं, 31 राज्यसभा में जाते हैं और उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, 403 MLA। पूर्व के MLA
वो भी कुछ न कुछ लोगों से संपर्क के कारण राजनीति को प्रभावित करते हैं। उनसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। इस क्रम में यह जान लेना जरूरी है कि वर्तमान में 403 एमएलए में किस पार्टी के कितने एमएलए हैं। तो अभी बीजेपी का 324 एमएलए है, समाजवादी पार्टी का 54 एमएलए है, बहुजन समाजवादी पार्टी का 17 है और अदर्स 6 या 7। इस प्रकार वर्तमान जो एमएलए हैं उनसे जनता कितनी खुश है, कितनी नाराजगी है, वह किस पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात का भी चुनाव पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा। इसलिए जब 2022 के चुनाव की चर्चा, उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो एक मोटा मोटी दिमाग में यह आंकड़ा रखना होगा कि कितने गांव हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सब डिवीज़न हैं, उस कितने प्रखंड हैं, उसमें किस वर्ग के पदाधिकारी पदस्थापित हैं, जनप्रतिनिधि जो प्रजातंत्री जो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि किस वर्ग से ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यह भी कुछ न कुछ चुनाव को प्रभावित करेगा। इसलिए रेफरेंस के रूप में हम एक नज़र ध्यान रखने की दृष्टि से इस बात को करते हैं। अब हम आते हैं कि राजनीति को जो प्रभावित करने का दो पक्ष हैं। एक तो वर्तमान सरकार का कार्यप्रणाली और दूसरा जो वर्तमान समय में वहाँ का सामाजिक समीकरण क्या है, जिसे जातीय राजनीति कह सकते हैं या पॉलिटिक्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स क्या है, जब इस पर हम गौर करते हैं तो मोटा मोटी पाते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, जब वो विभिन्न वर्गों से स्थिति में देखते हैं तो यह देखते हैं कि लगभग 17 से 18% मुस्लिम, 17% से 18 फॉरवर्ड और 17 से 18% शेड्यूल कास्ट, अर्थात 17 करीब 51% मतदाता फोर्सफुल जो है कहा जाए, जिनका जो है जातीय भावनाओं से प्रभावित वोटिंग बिहेवियर होता है, उसमें धर्म के आधार पर 17 से 18% मुस्लिम है, 17 से 18% शेड्यूल कास्ट है और 17 से 18% फॉरवर्ड है। जो वहाँ के जो मैसेज है, जो वहाँ के आंकड़ा है, जो लोग बताते हैं, इस हिसाब से करीब करीब यह तीनों वर्ग की आबादी लगभग बराबर है, 17 से 18% के रेंज में है, चाहे मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट हो या फॉरवर्ड क्लास। शेष जो है 49 या 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, और पिछड़े वर्ग में भी उच्च पिछड़े वर्ग या निम्न पिछड़े वर्ग कह सकते हैं है। इस आबादी का जब डिवीज़न हम देखते हैं और प्रत्येक वर्ग का वोटिंग बिहेवियर को देखते हैं कि जो मुस्लिम का वोटिंग बिहेवियर क्या है, शेड्यूल कास्ट का वोटिंग बिहेवियर क्या है, फॉरवर्ड क्लास का वोटिंग बिहेवियर क्या है, और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो मुख्य जातियां हैं उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है। सर्वप्रथम हम 17 से 18% मुस्लिम वोटर का वोटिंग बिहेवियर को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि मुस्लिम वोटर्स दैनिक जीवन जीने में दो भाग में बटे हुए हैं। एक जो है कहा जाए फॉरवर्ड मुस्लिम और दूसरा बैकवर्ड मुस्लिम। बैकवर्ड मुस्लिम बेसिकली अपने आप को यहाँ देशज मुस्लिम कहते हैं कि हम इस देश में से कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और जो फॉरवर्ड मुस्लिम है वह इस देश में जन्मे तो जरूर हैं लेकिन वह अपने आप को
विदेश से माइग्रेटेड मानते हैं। यह जनरल कंसेप्ट है। जैसे उसको पसमिंदा मुस्लिम कहते हैं, या जो निम्न वर्ग के मुस्लिम है, बैकवर्ड मुस्लिम। ये बैकवर्ड मुस्लिम कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जात के आधार पर रिजर्वेशन से आच्छादित है, बैकवर्ड के रिजर्वेशन से आच्छादित है। एसटी और एससी के तरह बैकवर्ड मुस्लिम बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन से आच्छादित है, और उनका वोटिंग बिहेवियर बहुत माइन्यूटली का देखने पर थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जब धर्म की हवा चलती है तो उनका वोटिंग बिहेवियर मुस्लिम की तरफ झुक जाता है। अर्थात फॉरवर्ड मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम में आपस में भिन्नता रहते हुए भी प्रतिक्रिया में कहा जाए, जब हिंदू हिंदू एक की बात आती है तो जो भीतर से मुस्लिम अलग होने की दो भाग में फटने की प्रवृत्ति है वह एक हो जाते हैं और एक जगह उनका वोटिंग बिहेवियर जाता है। और यह वोटिंग बिहेवियर कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी है, बीजेपी के विरुद्ध वोट देने की है। खासकर फॉरवर्ड मुस्लिम एंटी बीजेपी है, बैकवर्ड मुस्लिम तटस्थ है। लेकिन वोट देने के समय ऐसा कुछ माहौल बनता है कि समूचे मुस्लिम एंटी बीजेपी वोट करते हैं, और चाहे वह कांग्रेस में जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी में जाए या समाजवादी पार्टी में जाए, लेकिन उनका झुकाव फर्स्ट प्रेफरेंस समाजवादी पार्टी की ओर है। मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर स्पष्ट है, जो 17-18% है। फिर रेस्ट 17-18% जो शेड्यूल कास्ट का वोट है वह भी जो है दो भाग में बटा हुआ है, एक जाठव और दूसरा नन जाठव। कहा जाए 8-9% जाठव है और 10% के आसपास नन जाठव है। 7-8% जो हो, थोड़ा सा माइनर कम बेसी है। उसमें जो प्रमुख राजनीति को प्रभावित करने वाले संख्या बल के दृष्टि से है, उसमें पासी है, चमार है। यह जो मुख्य रूप से जो जाति राजनीति को प्रभावित करती है वहाँ का। बाकी छोटी छोटी जातियाँ हैं जो सहयोगी जातियाँ हैं। इसमें कहा जाए कि मायावती का इस वर्ग पर प्रभाव ज़्यादा है। यद्यपि हिंदू के नाम पर कुछ बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर पर मायावती का प्रभाव है, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ भी है। अर्थात शेड्यूल कास्ट का वोट एक पॉकेट में नहीं जाकर अधिकांश मायावती के साथ है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ है, कुछ वोट का फ्लो कांग्रेस के प्रति है और कुछ बीजेपी के प्रति है। यह कहा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट का 50% वोट मायावती के साथ है और 50% वोट में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी है। मोटा मोटी मेरा जो आकलन है शेड्यूल कास्ट का वोटिंग बिहेवियर के संदर्भ में यही है। अब हम देखते हैं मुस्लिम वोट हो गया, शेड्यूल कास्ट वोट, फॉरवर्ड वोट का जो 17% के आसपास 17-18 के बीच जो वोटर्स है, उसमें हम देखते हैं कि 8 से 9%, 8% के आसपास ब्राह्मण है, 6% के आसपास ठाकुर, राजपूत या क्षत्रिय है, 1.5% के आसपास भूमियार या त्यागी है। मोटा मोटी यही है। उच्च वर्ग वैश्य भी है 2% के आसपास। यह राजनीतिक कंपोजिशंस है।
ब्राह्मण का वोट, यह जो है पूरे फॉरवर्ड का वोट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के बाद, पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद यह वोट इन ब्लॉक बीजेपी के साथ था। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में भी कहा जाए कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया का वोट 80% बीजेपी के साथ है, 20% इधर उधर बिखरा हुआ है। अभी वर्तमान चूँकि योगी वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, फॉरवर्ड का नेतृत्व है, इसलिए यह दृष्टि से स्पष्ट हो गया। मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर, शेड्यूल कास्ट वोटिंग बिहेवियर्स, फॉरवर्ड वोटिंग बिहेवियर्स। अब जो 50% के आसपास 49-50% जो बैकवर्ड वोटर्स है, यह बैकवर्ड वोटर्स का वोटिंग बिहेवियर हिंदू के नाम पर बीजेपी के साथ है और बैकवर्ड के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ है। कुछ लोकल कास्ट पॉलिटिक्स के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी है। सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट में देखते हैं। फिर इस बैकवर्ड कास्ट के जो आबादी है उसको भी दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक 17 जातियां जो पिछड़े वर्ग की है, वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और वह अपने आप को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए बहुत दिनों से आंदोलन चला रहा है। ये 17 जातियां की आबादी लगभग 10% है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मोटा मोटी यह जो 17 जाति हैं जिसकी आबादी लगभग 10% है, जिसमें है कहार, कश्यप, बिंद, निषाद, कुम्हार, राजभर, प्रजापति, केवट, मल्लाह, धीमर, मांझी, भर, मछुआरा, तुरहा, बिरसव, गौड़, निषाद, यह सब जो जातियां हैं जो अपने आप को अभी पिछड़े वर्ग की सूची में है, लेकिन इनका डिमांड है कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी एक प्रस्ताव भेजा गया था और कि इन्हें शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, लेकिन यह मामला कभी कोर्ट में कभी केंद्र सरकार में उलझते उलझते यह लागू नहीं हो सका। जब योगी सरकार आई तो योगी सरकार भी इस प्रस्ताव को कि इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए अपने मंत्रिमंडल से रिकमेंड करा चुकी है। यह तो आदेश भी निर्गत कर चुके थे कि इनका सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के रूप में निर्गत किया जाए, लेकिन के कारण अभी तक फाइनल नोटिफिकेशंस जो मेरी जानकारी है भारत सरकार से अप्रूवल नहीं हो सका है। लेकिन इन जातियों का कहीं ना कहीं पिछड़े अत्यंत अनुसूचित जाति में शामिल कराने के उद्देश्य से बीजेपी की ओर झुकता हुआ है। कुछ असंतुष्ट नेता इसके अपनी पहचान के लिए अलग अलग धमकी देते हैं, लेकिन यह 17 जातियों जिनकी आबादी लगभग 10% है, यह 10% आबादी का 80% हम समझते हैं कि बीजेपी के साथ वर्तमान समय में झुकता हुआ नजर आता है। यद्यपि राजभर वगैरह आंदोलन करते रहते हैं, अभी आंदोलन करके ओबीसी के साथ समझौता करके धमकी दे रहे हैं कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन मोटा मोटी मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है यह 10% आबादी जो 17 जातियों का है उसका 80% पोर्शंस बीजेपी के साथ झुक रहा है और बीजेपी किसी न किसी रूप में इसको मैनेज किया। इस 10% के बाद दूसरी 10% आबादी वाला जात है वह यादव है, सिंगल कास्ट में। एमंग द हिंदू सबसे बड़ी आबादी रखने वाला जो जात है वह यादव है उत्तर प्रदेश में भी। उसकी भी आबादी 10 या 10.5% है लगभग है। अर्थात उत्तर प्रदेश की जिस तरह राजनीतिक में मुस्लिम फॉरवर्ड
और अनुसूचित जाति का 17 से 18% था, उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग कि 10%, जादव का 10% और कुशवाहा का भी 9-10% आबादी है। मेजर कास्ट वाली जो है ग्रुप जिनका वोटिंग बिहेवियर एक तरफ झुकता है वह प्रतीत होता है। अब जादव जाति में देखते हैं, जादव जाति पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, लेकिन हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर कम से कम 20 से 25% बीजेपी के साथ है किसी न किसी रूप में, और लेकिन 75 से 80% जादव समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरी जो ओबीसी की पार्टी है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, वह कुशवाहा है, जिसकी आबादी 9% के आसपास है यादव की बात। हिंदू में दूसरी संख्या, सबसे अधिक संख्या वाली आबादी यादव के बाद कुशवाहा है, जिसमें मौर्य, शाक्य, सैनी ये लोग ग्रुप आते हैं, छोटी छोटी जातियाँ, जिसका सरनेम कुशवाहा के रूप में जाना जाता है। इनकी भी आबादी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में 9% है। और विगत चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने के नाम पर 100% वोटर बीजेपी के साथ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री नहीं बनने के कारण या उप मुख्यमंत्री तक सीमित रहने के कारण कुशवाहा की कुछ वोटर्स समाजवादी या बैकवर्ड के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ भी है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो कुशवाहा का 9% आबादी है, इस 9% का 70 to 80% आज भी बीजेपी के साथ है और 20% में समाजवादी पार्टी और मायावती के साथ है। क्योंकि मायावती की पार्टी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुत दिनों तक वह चमार, ब्राह्मण और कुशवाहा के पार्टी के रूप में जानी जाती थी। वास्तव में थी भी, बाद में चल के उसमें बिखराव हो गया और समूचे कुशवाहा आज मायावती से छिटक गया है और बीजेपी में पिछले चुनाव 17 के चुनाव में भी वापस आ चुका था। यह परिस्थिति है कुशवाहा की। अब उसके बाद आता है लोधी, जिसकी आबादी 7% है, कुर्मी जिसकी आबादी 6 से 7% है। लोधी और कुर्मी की आबादी 6 से 7% करीब करीब बराबर है। जिस तरह तीन जाति की आबादी अनेक्सर 1 जो कहा जाए कि अत्यंत पिछड़ी वर्ग की 17 जातियाँ, जादव और कुशवाहा का 9 से 10% लगभग बराबर है, उसी तरह लोधी और कुर्मी की आबादी 6 से 7% करीब बराबर है। और ये दोनों जाति पिछड़े वर्ग के नाम पर, जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हैं पार्टिसिपेशन के नाम पर, वहीं धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ। इसमें भी कहा जाए कि इन जातियों का 80% बीजेपी के साथ है, 20% समाजवादी पार्टी। जाट आबादी, जिनकी आबादी 2 से 3% है, 2.5 से 3% के बीच है, यह भी धर्म के नाम पर जहाँ बीजेपी के साथ है, जहाँ जाट या पिछड़े वर्ग के नाम पर यह अपना अलग पहचान बनाकर वोटिंग करते हैं। जो वहाँ चौधरी चरण सिंह के पार्टी है, उनके लड़के और पोते की पार्टी है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग। उसके बाद गुज्जर, जिनका 1 से 1.5% आबादी है। गोस्वामी, गरेरिया या गौरी जो कहा जाए, खासकर गोस्वामी और गुज्जर, इनका भी 1-1.5% आबादी है। यह भी जो है 50% धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ और कहीं न कहीं समाजवादी के पास है। यही सोशल इंजीनियरिंग
इन पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश का जो मोटा मोटी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत कम है, 0.08% है, जो खास महत्व नहीं रखता है, क्षेत्रीय अपना है, वह भी बटा हुआ है। अब इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग इस सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर किस पार्टी को क्या वोट बैंक है। जब इस पर हम गौर करते हैं तब हम देखते हैं कि मुस्लिम, यादव या पिछड़े वर्ग का जो कुछ परसेंट के साथ समाजवादी पार्टी के पास टोटल वोट का 25% वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है। और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जब गौर करते हैं तो वर्तमान समय में हम महसूस करते हैं कि 14 से 15% वोट्स जो है मायावती के साथ है, सुश्री मायावती के साथ है। इस प्रकार 40% वोट बैंक तो तय है, जो दो भाग में खेमा में बटा हुआ है। कांग्रेस के पास कोई अस्थाई वोट बैंक नहीं है, बल्कि उसका जो भी वोट है बैंक था या उसके प्रति जो सहानुभूति रखने वाले थे, उसको क्षेत्रीय पार्टी ने डिफरेंट क्षेत्र में ब्लॉक कर दिया है और कांग्रेस के पास वह वोट नहीं पहुंच पाता है। चाहे वह धर्म के नाम पर हो या पिछड़े वर्ग के नाम पर हो, अनुसूचित जाति के नाम पर हो या जिस नाम पर हो, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी वह कांग्रेस के खेमा में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रति कुछ परसेंट सिंपैथाइजर हो सकते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है। यह परिस्थिति सोशल इंजीनियरिंग का जो मेरा ऑब्जर्वेशंस है और समझ है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में, यही है। अब वहाँ की राजनीतिक गतिविधि में देखते हैं कि आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ है। जो न्यू एंट्री है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में, संभावना है कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल का है वह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में प्रवेश करे, और दूसरा ओवैसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में प्रवेश। अभी तक जो परिदृश्य उभर के आ रहा है, यह संभावना है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है आपस में टकराएगी, कांग्रेस एक शैडो पार्टी के रूप में रहेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी अलग, और ओबीसी और आम आदमी पार्टी का नया एंट्री होगा जो कुछ परसेंट वोट लेगा। यह सोशल इंजीनियरिंग जो अस्थायी प्रकृति का है। अब प्रश्न है कि यह 6 महीने का जो कार्य होगा वह भी काफ़ी महत्व रखेगा वहाँ की राजनीति में। पहला तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में यह मैसेज दिया गया कि बीजेपी पिछड़े वर्ग का केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित सम्मान दिया है और आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जो बीजेपी पिछड़े वर्ग को महत्व देगी और उसकी पूरी भागीदारी बनाएगी। जिस तरह मंत्रिमंडल में उचित भागीदारी मिला है, 27 को मंत्री बनाकर करीब 35-36% पार्टिसिपेशन हुआ है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पिछड़ों को 35-36% हम पार्टिसिपेशन देंगे। यह कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है, कोई विकल्प भी नहीं है बीजेपी के सामने। अगर वह पार्टिसिपेशन 35-36% नहीं देगी तो निश्चित रूप से लाख हिंदुत्व का नारा लगते रहे समाजवादी पार्टी कड़ा संघर्ष बीजेपी को देगी। यह मेरा अपना जो है, इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी का अगला राजनीतिक टेस्ट जो होगा, सफलता का जो राजनीतिक टेस्ट होगा, वह बीजेपी का सीट का बंटवारा। अगर सीट के बंटवारे में जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में
35-36% भागीदारी देकर उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आबादी के अनुसार अगर पिछड़े वर्ग को 50% से अधिक सीट्स बांटती है तो निश्चित रूप से बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रीयता और पिछड़े वर्ग का पार्टिसिपेशन के नाम पर वह सत्ता में पुनः आ सकती है। अगर सीट के बंटवारे में किसी तरह का तालमेल नहीं बैठा सकी तो केवल मंदिर, धर्म, राष्ट्रीयता के नाम पर लक्ष्य पहुंचने में शायद कड़ा संघर्ष करना पड़े। यह मेरा अपना समझ है। अब एक प्रश्न है कि नारा क्या है। जिस तरह बंगाल के चुनाव में था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन बीजेपी पहुंची 75-76 पर सिमट के रह गई। नारा था 200 के पार, लेकिन 75-76 पर। इस बार नारा है बीजेपी अब की बार 350 के पार। क्या जिस तरह बंगाल के चुनाव में जिस अनुपात में कम उपलब्धि हुई, उत्तर प्रदेश में भी यही होने जा रहा है, यह देखना है। लेकिन दोनों परिस्थितियां अलग है। बंगाल के चुनाव में 0 से 200 पर पहुंचने का लक्ष्य था, जहां 76 आया, और उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली वाले सीट्स में असेंबली 403 सदस्य वाले असेंबली में पहले से 324 है और नारा है 350 के पार। यह परिस्थितियां दोनों में अलग है। अब बीजेपी के सामने यह समस्या है कि वह 324 को भी मेंटेन रख पाएगी या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 350 का जो भी लक्ष्य है, पहले से 324 है, तो मात्र 26 सीट का लक्ष्य अधिक रखना मेरी समझ से ठीक है। 324 वह मेंटेन करने में सफलता में जो बाधाएं हैं, वह सबसे बड़ी बाधा मैं जो समझता हूँ कि पिछली बार 2017 के चुनाव में कहीं ना कहीं यह हिडन मैसेज था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के विरुद्ध एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे। परिणामतः पूरा जो 9% कुशवाहा का वोट था, वह साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्ग और उच्च वर्ग के सहयोग से वह 324 सीट प्राप्त कर लिया। इस बार मुख्यमंत्री एक फॉरवर्ड है, यद्यपि वो काफ़ी योग्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनकी निष्पक्षता, कर्मठता पर कोई संदेश नहीं है। लेकिन आखिर जो समाज है वह समाज है, उसको हम क्या कर सकते हैं। अगर पिछड़े वर्ग को यह फीलिंग हो गया, अगर सीट के बंटवारे में पिछड़े वर्ग की भागीदारी नहीं बनाई गई, जिस तरह मंत्रिमंडल में अधिक संख्या देकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैसेज दिया गया, बिना सीट के बंटवारे के समय अगर यह मैसेज नहीं दिया गया तो शायद 324 से कुछ नीचे खसक जाए। केवल मंदिर, राष्ट्रीयता ही नहीं, बल्कि सामाजिक भागीदारी भी राजनीतिक में काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए बीजेपी का अगला जो टेस्ट होगा, सभी काम के अलावा मंदिर, राम मंदिर हो, काशी हो, मथुरा हो, आतंकवादी गतिविधियां के पकड़ धकड़, केस मुकदमा, जांच, सभी के अलावा, राष्ट्रीयता के अलावा समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग की भागीदारी प्राथमिकता के आधार पर अगर बीजेपी देती है, तभी
किसी उच्च वर्ग के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है। काफ़ी कर्मठ और योग्य रहने के बावजूद भी यह संभव है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और अग्रयों की राजनीति का हवा देकर एक गंभीर चुनौती बीजेपी को दे। इसका आगाज कुछ इस बात से है, जब पार्टी कंपोजिशन का देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट में जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं वह 75 में कहा जाए कि 75 या कुछ छोड़ के 70-71 पिछड़े और दलित वर्ग से हैं, जबकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष में अभी भी जो सूचनाएं हैं पिछड़े वर्ग का पार्टिसिपेशन 30% ही है और उच्च वर्ग का पार्टिसिपेशन अधिक है। पूरा हमको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, सुनी सुनाई खबर के आधार पर जो है कह रहे हैं। लेकिन अगर एमएलए के सीट के बंटवारा में रेशनलाइज ढंग से बीजेपी सीट का बंटवारा करती है, तब मंदिर और राष्ट्रीयता तथा आतंकवादी के सारे तर्क उसके सपोर्ट में रहेंगे। नहीं तो पिछड़ा वर्ग का वोटर हो सकता है कि बीजेपी से समर्थन देने के साथ तटस्थ न रह जाए, इस बात की संभावना है। अतः उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में जो प्रारंभिक इंट्रोडक्शंस मेरा था सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में करीब करीब यही है। फिर इस पर हम चर्चा बढ़ाएंगे। और अभी 6 महीना 7 महीना चुनाव में देर है। यह 6-7 महीना के अंदर योगी सरकार कितना फील गुड करा पाती है पिछड़े वर्ग को या सभी वर्गों को, पोस्टिंग के माध्यम से हो, टोकन चीफ सेक्रेटरी बनाकर हो, पुलिस महकमा का हेड बनाकर हो, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन आम वोटर को विरोधी यह बरगलाने में सक्षम हो जाते हैं कि योगी सरकार में सब प्रखंड विकास पदाधिकारी उच्च वर्ग के हैं। अब इसको क्या कहिएगा, यह भावना भड़काने में। तो इस दृष्टि से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। पदाधिकारी किसी वर्ग का नहीं होता है, वह कल्याणकारी कार्य करने के लिए होता है। अब किसी को फील गुड कुछ हो, गुदगुदाहट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाज में जो भी पदाधिकारी होते हैं वो सभी वर्गों के हितों की काम करते हैं, उनको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आम आदमी समझते हैं तो उनकी गलतफहमी है। फिर भी सरकार का यह ड्यूटी है कि अपनी पोस्टिंग पॉलिसी टोकन इस ढंग से रखे कि सभी वर्ग को एहसास हो कि इस सत्ता में हमारे भी प्रखंड अधिकारी हैं, हमारे भी जिला अधिकारी हैं, हमारे भी पुलिस महकमे में आदमी हैं, हम इग्नोर्ड नहीं हैं, हमारी भागीदारी इग्नोर्ड नहीं है। इसलिए खोज कर कहीं ना कहीं टोकन पोस्टिंग पॉलिटिक्स मेरे समझ से अपनाना ही होगा। अपने हर पार्टी अपने ढंग से स्ट्रेटजी रचती है और बीजेपी रचेगी ही और अपना कार्य करेगी। आतंकवादी, राष्ट्रीयता, मंदिर के साथ साथ सामाजिक भागीदारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करेगा। मेरा अपना जो राजनीतिक विश्लेषण, अब कितना आगे क्या होता है यह समझने की बात है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आज मेरा इंट्रोडक्टरी था उत्तर प्रदेश की राजनीतिक की चर्चा का। अगर यह चर्चा अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।